एक ऐसा शहर जिसको जीतने का मतलब पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करना था। इस शहर का अस्तित्व आज से नहीं बल्कि महाभारत काल से माना जाता है। इस शहर में कितने राजाओं ने शासन किया और कैसे इस शहर ने खुद को बनते और बिगड़ते देखा। वो कौन सा शासक था जिसके संबंध पुरुषों से थे? क्यों इस शहर को आज भारत के राजधानी और देश का सबसे जरूरी शहर माना जाता है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे शहर की जो कि भारत के इतिहास का गवाह है। कैसे इस शहर को अनेकों बार ध्वस्त किया गया, लेकिन फिर भी यह यूं ही शान से दोबारा उठ खड़ा हुआ। कब इस शहर को पूरी तरह से आजादी मिली? क्या वाकई इस शहर का अस्तित्व महाभारत काल से है? उस समय इसका क्या नाम हुआ करता था? किन किन शासकों ने इस शहर पर अपना राज्य पाठ किया और कैसे ये सब के चंगुल से आजाद होकर देश की राजधानी बना? आइए इस शहर की जन्म कुंडली देखते हैं। सिटी ऑफ सिटीज कैपिटल, सिटी ऑफ इंडिया, दिल वालों की दिल्ली, सिटी ऑफ रैली जैसे अनेकों नाम से मशहूर दिल्ली आज भारत का एक अहम हिस्सा है। अगर भारत एक जिस्म है तो दिल्ली भारत में बसने वाली जान है। इसलिए पहले के समय में कहा जाता था कि जो भी दिल्ली पर राज करेगा उसका पूरे हिंदुस्तान पर राज होगा। इसलिए दिल्ली हमेशा से सत्ता का मुख्य केंद्र रही है। यही वजह है कि पहले के समय में जो राजा दिल्ली को फतह कर लेता था वो खुद को सुल्तान हिंद करार दिया करता था। दिल्ली को एक शहर होने के नाते जितनी पॉपुलैरिटी हासिल है उतनी ही इसे मुश्किलात भी झेलनी पड़ी है। कहा जाता है कि दिल्ली 7 बार उजड़ी और 7 बार बसी, क्योंकि हर कोई राजा दिल्ली पर राज करने की ख्वाहिश रखता था। दिल्ली का इतिहास बहुत ही ऐतिहासिक रहा है, लेकिन इसे जानने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, दिल्ली को आप महाभारत काल जितना पुराना मान सकते हैं। उस समय में इस शहर को इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था, जिसे पांडवों ने अपनी राजधानी बनाया था। दिल्ली पर 7वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक करीब 11 राजवंशों ने अपनी हुकूमत कायम की और दिल्ली को बसाने का श्रेय राजपूत शासकों को दिया जाता है। 736 ईस्वी में तोमर राजवंश ने सबसे पहले दिल्ली को अपने कब्जे में लिया था और इस राजवंश के जो पहले राजा थे उनका नाम था अनंगपाल तोमर। इन्हीं की बदौलत आप दिल्ली का लाल किला देख पाते हैं और अनंगपाल तोमर ही वो शासक थे जो दिल्ली में आयरन पिलर सेंट्रल इंडियन को उदयगिरी से लेकर आए थे और यह पिलर आज कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद है। अनंगपाल द्वितीय के पोते पृथ्वीराज चौहान ने 1180 से लेकर 1192 तक अपनी हुकूमत कायम रखी। पृथ्वीराज चौहान का नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज है। यही वो समझदार ताकतवर शासक थे जिन्होंने विदेशी ताकतों को दूसरे राजपूत राजाओं के साथ मिलकर भारत आने से रोका और तो और इन्होंने मुस्लिम ताकत के मंसूबों को बेबुनियाद कर दिया था और उन्हें भारत पर कब्जा करने से रोका। लेकिन 1200 ईस्वी के दौरान मोहम्मद गौरी जैसे सख्त मिजाज वाले शासक ने सिंध और पंजाब पर कब्जा कर लिया और जब मोहम्मद घोरी दिल्ली की तरफ बढ़ा तो पृथ्वीराज ने उन्हें रोक दिया और दोनों में तारायण का युद्ध भी हुआ, जिसमें पृथ्वीराज ने जीत के झंडे लहराए, लेकिन मोहम्मद घोरी को मारने के बजाय उसे आजाद कर दिया गया। इसी मौके का फायदा उठाकर 1192 में मोहम्मद घोरी फिर से पृथ्वीराज से लड़ने मैदान में उतर आया और इस बार जीत मोहम्मद घोरी की हुई और 1206 में मोहम्मद घोरी ने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली की कमान सौंप दी। कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम होने की वजह से इस शासनकाल को स्लेव डायनेस्टी का नाम दिया गया, लेकिन कुतुबुद्दीन के नर्म दिल और अच्छे व्यवहार ने लोगों का दिल जीत लिया और इसलिए कुतुबुद्दीन को लक्ष्य बख्श के नाम से नवाजा गया। कुतुबुद्दीन ने ही कुतुब मीनार 2.5 दिन का झोपड़ा बनाने का फैसला किया था, लेकिन 1210 में उसकी मृत्यु के बाद शमन इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा करवाया। इल्तुतमिश के शासनकाल में हालात काफी अच्छे रहे और चंगेज खान को भारत से दूर रखा गया। स्लेव डायनेस्टी की आखिरी शासक रजिया सुल्तान रही। रजिया सुल्तान को दिल्ली की पहली और आखिरी शासिका का खिताब दिया जाता है, जिन्होंने काफी समझदारी और होशियारी से दिल्ली की कमान संभाली। लेकिन लोगों को एक महिला के हाथ में दिल्ली की कमान कुछ खास रास नहीं आई और जल्द ही रजिया से गद्दी छीन ली गई। इसके बाद जितने भी स्लेव डायनेस्टी के शासक आए
वो कुछ कमाल ना दिखा सके और 1290 के दौरान दिल्ली पर जलालुद्दीन खिलजी का परचम लहराया। जलालुद्दीन तो बहुत ही शांत किस्म का राजा था, लेकिन इनके भतीजे और दामाद यानी अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में उसकी हत्या कर दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा जमा लिया। अलाउद्दीन काफी कड़क स्वभाव और बेरहम किस्म का राजा माना जाता है, लेकिन पावर क्या होती है ये अलाउद्दीन खिलजी को देखने के बाद लोगों को समझ आई। अलाउद्दीन ने साउथ इंडिया के मदुराई तक और फिर वारंगल, मालवा, रणथंबोर, चित्तौड़गढ़ जैसे कई इलाकों पर अपने नाम का परचम लहरा दिया। साथ ही दिल्ली में फ्री मार्केट पॉलिसी लाने के बाद तो दिल्ली में कारोबार की लहर सी उठ गई। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा जाता है कि वह बाइसेक्सुअल था। उसके अपने ही नौकर के साथ संबंध थे। अलाउद्दीन खिलजी की मौत के बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह इस राजवंश का आखिरी शासक माना जाता है कि इसे एक पागल शासक का टाइटल भी दिया जाता है। लेकिन क्यों? उसने ऐसा क्या किया था, यही सोच रहे हो? तो बताया जाता है कि मुबारक शाह जो अजीबो गरीब शौक की वजह से ही उन्हें ये नाम दिया गया था। ये अपने महल में कभी कभी बिना कपड़ों के ही घूमता था और दूसरे आदमियों को भी ऐसा करने के लिए कहता था। कभी कभी तो ये महिलाओं के कपड़े भी पहन लिया करता था। और 1320 में मुबारक शाह की जगह इसके वजीर खुसरो खान ने ले ली और मुबारक शाह की मौत के पीछे भी इसी का हाथ बताया जाता है। इसकी मौत के बाद 1320 में तुगलक वंश को दिल्ली में पैर पसारने का मौका मिला और यहीं से तुगलक वंश की शुरुआत हुई। इसके शासकों ने दिल्ली के लिए कई बेहतरीन कदम उठाए, दिल्ली को और शानदार बनाने के लिए कई काम किए। सब ठीक ही चल रहा था, लेकिन तभी इस राजवंश और दिल्ली पर मंगोलों का साया मंडराने लगा और तुगलक वंश इसे रोक पाने में असमर्थ रहा। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली को छोड़कर अपनी राजधानी को दौलताबाद को शिफ्ट कर दिया। इसी को देखते हुए विदेशी ताकतों ने दिल्ली में घुसने की कोशिश की और तैमूर लंगा ने दिल्ली पर हमला बोल दिया और अफगानिस्तान, मुल्तान जैसे राज्यों की तरह ही दिल्ली को अपना बनाने की साजिश रची। 15 दिनों तक दिल्ली में लूटपाट मचाने के बाद आखिर तैमूर लंगा भारत से चला गया और दिल्ली को फिर से पहले जैसी कंडीशन में आने के लिए लंबा समय लगा। और फिर 1414 में तैमूर लंगा की मर्जी से ही दिल्ली की गद्दी खिज्र शाह के पास जा पहुंची। खिज्र शाह के बैठते ही दिल्ली के शासनकाल में सैयद राजवंश का नाम भी जुड़ गया, लेकिन यह राजवंश कुछ ज्यादा दमखम ना दिखा सका, इसलिए इसे दिल्ली की सबसे कमजोर डायनेस्टी होने का दर्जा दिया गया। सैयद राजवंश के आखिरी वंशज को हराकर दिल्ली आ गई बेहलुल खान लोदी के हाथ में, और इसके दूसरे शासक थे सिकंदर लोदी, जिन्होंने आगरा को स्थापित करने का काम शुरू किया था। इस राजवंश के कारण दिल्ली के आसपास के कई इलाकों को संवारा गया और इस डायनेस्टी से जुड़े लोगों की कब्र लोदी गार्डन में मौजूद है। वहीं इस डायनेस्टी के आखिरी शासक थे इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी बहुत ही कच्चे कानों का था। वो किसी पर भी भरोसा कर किसी को भी मरवा दिया करता था। इसीलिए अलाउद्दीन और दौलत खान जैसे दरबारी गवर्नर्स ने बाबर को भारत आने का इनविटेशन दिया। बस फिर क्या था, बाबर तो वैसे भी भारत पर निगाह गड़ाए बैठा था। जल्दी बाबर काबुल को छोड़कर भारत आ गया और 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच भयंकर युद्ध की चिंगारी सुलगी और इस युद्ध में जीत हुई। बाबर की इस जीत के बाद 1527 में बाबर ने राणा सांगा को और 1528 में चंदेल के राजाओं को भी हराया। भले ही बाबर ने भारत पर हुकूमत करने के लिए अपनी जी जान लगा दी, लेकिन जल्द ही वो इस दुनिया से विदा हो गया और 1520 में इसकी मृत्यु के बाद हुमायूं ने दिल्ली की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। लेकिन 1540 में दिल्ली सूर्यवंश के राजा शेर शाह सूरी के हाथों में आ गई और शेर शाह ने भारत को रुपए के बारे में बताया। लेकिन 1556 में हुमायूं ने फिर से भारत पर हमला बोल दिया और कन्नौज के युद्ध में हुमायूं ने जीत अपने नाम की। इसके बाद करीब 300 सालों तक मुगलों का काल रहा, जिसमें अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब जैसे नाम शामिल हैं। और 1857 के रिबेलियस ब्रिटिश का राजपाट हुआ और 1858 में एलिजाबेथ को दिल्ली की रानी घोषित किया गया। और फिर साल 1947 का दौर आया, जिसके बाद दिल्ली ना किसी राजा की राजधानी रहा और ना ही अंग्रेजों की, बल्कि एक आजाद केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो दोस्तों, आपको दिल्ली का ये इतिहास कैसा लगा? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।